कैंसर से 2 दफ़ा लड़ने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया, बल्कि बहुत से झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए मसीहा बनी। उनको किताबें और पेंसिल, शार्पनर और बाकी जो पढ़ाई की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की। ये आपने किस तरह से सोचा कि आप झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाएं? इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया शऊर के हवाले से, इसीलिए यहाँ पे जो मैं आज मौजूद हूँ ना, ये भी एक शऊर का हिस्सा है। तो उसके बाद मैं बच भी गई, तो डेफिनेटली उसने कुछ ज़िम्मे लगाया होगा मेरे। कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। हमारे मुल्क में कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो कैंसर को इतना बड़ा अपने दिमाग में कर लेते हैं कि मर जाते हैं। सिर्फ बोझ की वजह से वो स्कूल नहीं भेजते, इसी बोझ की वजह से कि पैसे लगेंगे। घर घर गए, बाकायदा तौर पे जाके उनसे उनको मनाया और उनको कहा कि आपके बच्चों को हम अपने बच्चे बना के पढ़ाएंगे। 8 माह के अंदर ये एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं मेरे पास बच्चे। अब मेरे पास सेपरेट हो गए हैं। ये पीछे वाले बच्चे जो हैं ये प्रेप क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आगे वाले बच्चे जो हैं प्ले ग्रुप का सिलेबस पढ़ रहे हैं। इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आपकी तरफ से, और इनकी एजुकेशन भी फ्री है? टोटली फ्री है। इनको जो है वो रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, स्टेशनरी, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और मेरा मकसद मेन यही है कि इनको किसी चीज़ की मुश्किल ना हो। 1 रुपया नहीं लेते, उल्टा दे के भेजते हैं। तो ये इसलिए बच्चे जो है वो मेरे पास ज़रूर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल। नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसी बाहिम्मत ख़तून से मिलवाने जा रही हूं जिनका नाम नायरा मलिक है, जिन्होंने कैंसर से 2 दफ़ा लड़ने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया, बल्कि बहुत से झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए मसीहा बनी। उनको किताबें और पेंसिल, शार्पनर और बाकी जो पढ़ाई की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की। बाकी इनकी क्या जर्नी है, वो कैसे उन्होंने इस मुश्किल का जो है वो मुकाबला किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि आप जब आपको ये बीमारी थी तो आप तब किन मुश्किलात से गुजरे? देखिए, जितनी ज़िंदगी रब ताला ने यहाँ लिखी हुई है हमने वो गुजारनी ही है, और उसमें कोई बीमारी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, ये सारे इम्तहानात होते हैं और हमने उस इम्तहानात में पूरा उतरना होता है। दैट्स इट। आप जब रिकवर होने लगी थी, उनके दौरान में आपको कोई मुश्किल आई हो या आपके लिए कोई आसानी हुई हो? कुछ किताबें पढ़ती थी, फिर उसी दौरान मैंने फ़ाउंडेशन के बारे में सोचा कि जो मुश्किलात मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं वो दूसरों को ना करनी पड़े। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए मैं अपनी फ़ाउंडेशन पे काम कर रही हूँ। ये आपने किस तरह से सोचा कि आप झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाएं? मेरी फाउंडेशन की कोशिश ये है कि हम नए वेंचर्स खोलने से पहले जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट कर लें। तो जैसे कि वो भी एंकर हैं और मैं भी एंकर रह चुकी हूँ, तो हमारी एक कोलैबोरेशन है ड्यू टू मीडिया। तो इसीलिए और भी कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारी फाउंडेशन की प्रायोरिटी ये होती है कि उनकी वो ज़रूरत पूरी कर दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और उनके साथ चला जाए। नए वेंचर्स तो वैसे भी मतलब करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अच्छा मैम, मुझे ये भी बताएं कि आपका जो एजुकेशन करियर था, मतलब वो इस चीज़ से लिंक करता है कि इस चीज़ को आपने सोचा, आपको शौक़ था स्टडी का, इसलिए आपने बच्चों की भी स्टडी में ही हेल्प आउट किया उनको? नहीं, ड्यूरिंग कैंसर ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दे थी मेरे लिए कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ शऊर की इतनी कमी है कि लोग ऐसी बीमारियों को इस तरह से ले लेते हैं या इस तरह से सोचते हैं उनके बारे में कि ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे थी मेरे लिए। मैं फिर लोगों को यूट्यूब पे बताती थी, डायरेक्ट मिलती थी तो बताती थी, उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। सेकेंडली एक बड़ा अलमिया है यहाँ पे कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो कैंसर को इतना बड़ा अपने दिमाग में कर लेते हैं कि मर जाते हैं, और यहाँ पे मोटिवेट करने का कोई सिस्टम नहीं है हॉस्पिटल्स में। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया शऊर के हवाले से, इसीलिए यहाँ पे जो मैं आज मौजूद हूँ ना, ये भी एक शऊर का हिस्सा है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लेकिन मैम 2 दफ़ा एक ही चीज़ से आपने सामना किया, तो फिर उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आई? उसमें सोचने वाली बात ये थी कि दूसरी दफ़ा हुआ तो हुआ क्यों। तो मैंने ये रब ताला से सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि दूसरी दफ़ा हुआ और उसके बाद मैं बच भी गई। तो डेफिनेटली उसने कुछ ज़िम्मे लगाया होगा मेरे। आप कुछ सोचिए ना कि कोई भी इंसान इस दुनिया में बगैर मकसद के तो नहीं आया है। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि शायद रब ताला को मेरी कोई अदा पसंद हो, तो अल्लाह मियाँ ने ऐसा सोचा हो कि इसको थोड़ा सा मुश्किल में डालते हैं, उस रास्ते पे आ जाएगी जिस पे मैं चलाना चाहता हूँ।
तो माइट भी पॉसिबल ऐसा कुछ हुआ है। हमारे साथ इस स्कूल के फाउंडर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये आइडिया इनको किस तरह से आया कि ये स्कूल बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। आपको सर ये आइडिया कैसे आया कि इनके लिए स्कूल बनाया जाए? एक्चुअली मैं ख़ुद एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं न्यूज़ एंकर हूँ, एक मीडिया चैनल से मेरा ताल्लुक़ है। इसी तरह से जिस तरह से आप इंटरव्यू कर रही हैं, मैंने भी इसी तरह से इनका एक इंटरव्यू किया चील गोश्त बेचने वाले बच्चों का। अब द सीन इज़ दिस कि ये बच्चे एक 10 रुपये का शापर बेचने के लिए गोश्त का अब भाग रहे हैं, कोई इनको परवाह नहीं है कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, किसी चीज़ के नीचे आ जाएंगे, कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ वो मकसद ये था 10 रुपये का चील गोश्त का शापर बेचना। मेरे जहन से वहाँ से बात क्लिक हुई थी कि यार अगर ये इसके लिए इतनी एफ़र्ट कर सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव है ही नहीं, आ ही नहीं सकता, शऊर की कमी है, खाते अच्छा हैं, पीते अच्छा हैं और हो सकता है ये लोग अच्छा पहन भी सकते हों, लेकिन सिर्फ शऊर की कमी की वजह से ये वो लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके लिए सोचा ही किसी ने नहीं था। वहाँ से सोचा कि कोशिश करें इनको एजुकेशन देने की, इनको एम्पावर करने की। एम्पावरमेंट सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकती थी, वो जो एजुकेशन। तो बस वो बीड़ा उठाया, हमने एक सोचा, अल्लाह ने हमें जो है वो 20-22 दे दिए आपके सामने आज। और आज प्राउड फील करते हैं कि एक अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई हुई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फुलफ़िल कर रहे हैं। अच्छा, इनके पीछे मतलब ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि चील गोश्त बेचते थे, तो इनके पीछे तो इनके वालिदैन का ज़्यादा असर होता है ना, तो उनको कैसे कन्विंस किया? अब वो सबसे बड़ी ये बात थी कि घर घर गए, बाकायदा तौर पे जाके उनसे उनको मनाया और उनको कहा कि आपके बच्चों को हम अपने बच्चे बना के पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले भी बहुत से स्कूल थे, वो लोग भी यही कहते थे, एक भी क्लास आगे नहीं गए। मैंने उनसे बोला कि मुझे 3 महीने दो, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा कुछ कर रहा है, आपका बच्चा आगे जा रहा है। और बाकायदा मेरे पे उन्होंने ट्रस्ट किया और यहाँ पर अब आप देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हमें 6 से 8 महीने हो गए हैं यहाँ पर आते हुए, और उन 8 माह के अंदर ये एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं मेरे पास बच्चे। अब मेरे पास सेपरेट हो गए हैं। ये पीछे वाले बच्चे जो हैं ये प्रेप क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आगे वाले बच्चे जो हैं प्ले ग्रुप का सिलेबस पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आपकी तरफ से और इनकी एजुकेशन भी फ्री है? हाँ बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है। इनको जो है वो रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, जिसमें कभी बिस्किट होता है, कभी जूस होता है, जो मेन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है इन बच्चों के लिए। तो उसको देख के जो है रोज़ाना उनको पता है कि 9 से 12 स्कूल आना है, तो तकरीबन 11:30 बजे के करीब या 11 बजे के करीब हमें जो है वो बिस्किट मिलेगा, जूस मिलेगा। दूसरा स्टेशनरी बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और मेरा मकसद मेन यही है कि इनको किसी चीज़ की मुश्किल ना हो, किताबें मिलें, बुक्स मिलें, बैग मिले, स्टेशनरी मिले, कलर्स मिले, ईच एंड एवरीथिंग। वो एक भी पैसा नहीं लिया जाता इनसे और मकसद सिर्फ यही है कि खुश हो के आएँ और इनकी फैमिली पे कोई बोझ ना हो। सिर्फ बोझ की वजह से वो स्कूल नहीं भेजते, इसी बोझ की वजह से कि पैसे लगेंगे और जो चीज़ हो सकता है कि इनको स्कूल भेज के वो 1000 रुपया लगाना है, वही 1000 रुपये का मैं 2 दिन खाना ना खाऊंगी, रोटी के लाले पड़े हुए हैं ना, तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे? तो वो तो सोच ही ख़त्म कर दी है। 1 रुपया नहीं लेते, उल्टा दे के भेजते हैं। तो ये इसलिए बच्चे जो है वो मेरे पास ज़रूर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश अली। अच्छा दानिश, स्कूल पढ़ना अच्छा लगता है? यस। टीचर अच्छी हैं? यस। नायरा भी अच्छी है? यस। कुछ और क्या क्या चीज़ें हैं आपको, क्या क्या नायरा ने दिया? किताबें भी दी हैं, रजिस्टर भी दी हैं और लिखने वाली पेंसिलें भी दी हैं, शॉर्पनर भी, रेजर भी। और खाने के लिए भी कुछ दिया है? यस। अच्छा, तो नायरा भी अच्छी लगती हैं? यस। पढ़ने का दिल करता है? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीरा सर। मीरब। मीरा क्या कैसा लग रहा है स्कूल पढ़ के? अच्छा लग रहा है। कब से पढ़ रहे हो? एक हौसला 8 महीने। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? नजर। ठीक है। किताबें नायरा ने क्या दिलवाया आपको? शॉप दी है और रजिस्टर दी हैं और बुकें दी हैं। सब कुछ दिया है, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नो। ठीक है। अच्छा लग रहा है पढ़ के? यस। नायरा भी अच्छी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आलिया। आलिया, स्कूल पढ़ रहे हो? यस। कौन सी क्लास में हो? प्रेप में। प्रेप में। कैसा लग रहा है पढ़ के? अच्छा लग रहा है। जब नहीं पढ़ रहे थे तो अब कैसा लगता था और अब कैसा महसूस होता है? कुछ बदला है? नो। यस। क्या बदला है?
हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। घर में तो अकेले बैठो तो कुछ पता ना, अच्छा नहीं लगता इसलिए। नायरा आप ये अच्छी हैं? यस। उन्होंने आपको बुक्स वगैरह दिलवाई हैं, खाने के लिए भी वो बिस्किट वगैरह आपको देते हैं? यस। ठीक है, और इसके अलावा और पढ़ना है? यस। ठीक है। नाज़रीन, लाहौर में सैकड़ों स्कूल होने के बावजूद भी इन बच्चों पर नज़र नहीं रखी जाती, तो ऐसे में एक हमने आपको एक बाहिम्मत खातून से मिलवाया, नायरा मलिक से, जिन्होंने कैंसर से 2 दफ़ा लड़ने के बावजूद भी इन बच्चों पे ध्यान दिया, इनकी जो पढ़ाई का खर्चा उठाया, इनके लिए बुक्स और पेंसिल्स, शॉर्पनर, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी वो इनको फ़राहम करती हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।